वेलकम टू द सेकंड लेक्चर ऑफ रेक्टिलिनियर मोशन। हमने रेक्टिलिनियर मोशन के फर्स्ट लेक्चर में ये देखा था कि व्हाट आर द डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ मैकेनिक्स। हमने देखा था मैकेनिक्स की ब्रांचेस होती है डायनेमिक्स और स्टैटिक्स, और डायनेमिक्स की फर्दर ब्रांचेस होती है काइनेटिक्स एंड काइनेमेटिक्स। फिर हमने देखा था फ्रेम ऑफ रेफरेंस की मीनिंग क्या होती है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, और फिर हमने कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की थी। आज सेकेंड लेक्चर में हम फोकस करेंगे स्पीड और वेलोसिटी पे। ठीक है, किस पे? स्पीड और वेलोसिटी पे। हम देखेंगे कि स्पीड और वेलोसिटी की मीनिंग क्या होती है, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, और फिर हम इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करेंगे। ठीक है, तो जो आज का लेक्चर है, सेकंड लेक्चर है रेक्टिलिनियर मोशन का, वो स्पीड और वेलोसिटी पे फोकस करेगा। देखो, जब आप स्पीड की बात करते हो, पहले हम स्पीड को देख ले, फिर वेलोसिटी को देखेंगे। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट तो आपको क्लियर है। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा इस लेक्चर को वॉच करने के पहले आप रेक्टिलिनियर मोशन का लेक्चर 1 देख लीजिए। ठीक, तो स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है। पहले तो आप ये समझ लो कि स्पीड कैसी क्वांटिटी है, एक स्केलर क्वांटिटी है, यानी इसमें केवल मैग्नीट्यूड होगा, इसमें कोई भी डायरेक्शन नहीं होता है। ठीक है, जैसे आप गाड़ी चला रहे हो और आपको मैं कॉल करके पूछूं कि आपकी स्पीड कितनी है, तो आपने स्पीडोमीटर देखा, गाड़ी में जो मीटर होता है स्पीडोमीटर, उसको देखा और उस पर पॉइंटर 40 किलोमीटर पर आवर दिखा रहा है, तो आपने कहा कि मेरी स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर। तो ये आपकी स्पीड है, इसके साथ कोई डायरेक्शन इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। और स्पीड आपको ये बताती है कि व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम, कितना आप डिस्टेंस कवर्ड कर रहे हो यूनिट टाइम में। ठीक है, तो देखो स्पीड आप दो तरीके से डिफाइन कर सकते हो। एक तो होता है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड हमेशा किसी टाइम इंटरवल में डिफाइन किया जाता है, इंटरवल ऑफ टाइम पे। देखो, टाइम को आप दो तरीके से रिकग्नाइज कर सकते हो। एक तो टाइम का इंटरवल होता है, जैसे आप मूवी देखें और मूवी चली 2 आवर्स, तो ये एक टाइम इंटरवल है। आप अपने घर से निकले स्कूल के लिए और आपने 15 मिनट लिया, तो ये एक टाइम इंटरवल है। और दूसरा होता है एक इंस्टेंट ऑफ टाइम, एक मूवमेंट। जैसे आपने किसी की, मान लीजिए आपने किसी की फोटोग्राफ को क्लिक किया, तो ये एक मूवमेंट है, ये एक इंस्टेंट ऑफ टाइम है। ठीक है, तो एवरेज स्पीड हमेशा किस पे डिफाइन होती है? किसी टाइम इंटरवल में। और ये बताती है कि व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड इन दैट टाइम इंटरवल। यानी एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ठीक है, ये क्या बताता है? जो तुमने उस टाइम में टोटल डिस्टेंस कवर्ड किया, उसको टोटल टाइम से डिवाइड कर दो। तो मान लो मैं अपने घर से ऑफिस के लिए निकला, और मैं अपने घर से ऑफिस से, मेरा ऑफिस मेरे घर से 3 किलोमीटर की दूरी पे है, 3 किलोमीटर की दूरी पे है, और मैंने हाफ एन आवर लिया ऑफिस जाने में, तो मेरी जो एवरेज स्पीड आएगी वो कितनी आएगी? 3 किलोमीटर डिवाइडेड बाई 0.5 आवर। 3 किलोमीटर डिवाइडेड बाई 0.5 आवर यानी 6 किलोमीटर पर आवर, ये आपकी एवरेज स्पीड आ जाएगी। ठीक है, यानी जो एवरेज वैल्यू है वो केवल टोटल डिस्टेंस पर डिपेंड करती है और टोटल टाइम पे। बीच में आप तेज चल रहे हो, स्लो चल रहे हो, उससे कोई मतलब नहीं है। उस टाइम इंटरवल में तुमने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया और टोटल समय कितना लिया, ये केवल उसी से डिसाइड होगी। ठीक है, दूसरी जो आपकी स्पीड होती है वो होती है इंस्टेंटेनियस स्पीड। ये कौन सी स्पीड होती है? इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, अब देखिए इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है। अभी मैंने आपको बताया कि टाइम आप दो तरीके से बात कर सकते हो, टाइम को आप दो तरीके से डिफाइन कर सकते हो, रिकग्नाइज कर सकते हो। एक तो टाइम इंटरवल हो गया, दूसरा क्या हो गया? एक पॉइंट ऑफ टाइम, एक मूवमेंट ऑफ टाइम, एक इंस्टेंट ऑफ टाइम। तो किसी इंस्टेंट पे, पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जो आपकी स्पीड होती है वो इंस्टेंटेनियस स्पीड कहलाती है। ठीक है, स्पीड एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट, स्पीड एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट। ठीक, तो व्हाट यू थिंक, जो गाड़ी का, व्हीकल का स्पीडोमीटर, जो पॉइंटर होता है वो लगातार, जब आप गाड़ी चलाते हो तो स्पीडोमीटर पे पॉइंटर लगातार घूमता रहता है ना, कभी 20 पे, कभी 40, कभी 100, फिर 70। तो वो स्पीडोमीटर कौन सी स्पीड आपको बताता है? स्पीडोमीटर आपको एवरेज स्पीड बताता है या इंस्टेंटेनियस स्पीड बताता है? व्हाट यू थिंक? करेक्ट, स्पीडोमीटर आपको इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में बताता है। जब वो दिखा रहा है 70 किलोमीटर पर आवर, यानी इस इंस्टेंट पे, इस मूवमेंट पे आपकी गाड़ी की स्पीड 70 किलोमीटर पर आवर है। अब तुरंत अगले मूवमेंट में हो सकता है वो पॉइंटर 100 पे चला जाए, तो आपकी स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। ठीक है, अगर पार्टिकल यूनिफॉर्म स्पीड से चलता है, यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब वो है स्पीड इज कांस्टेंट। ठीक है, तो जो उस इंटरवल में, मान लो किसी टाइम इंटरवल में आप यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहे हो,
तो उस टाइम इंटरवल में जो आपकी एवरेज स्पीड आएगी और किसी भी इंस्टेंट पे जो आपकी इंस्टेंटेनियस स्पीड आएगी वो सेम होगी। समझ गए? ये नोट लिख लीजिएगा, ये पूरे सब डेफिनेशंस लिख लेना कि अगर किसी भी इंटरवल में, अब मान लो तुम ए से बी जा रहे हो, ठीक है, तुम ए से बी गए और तुम्हारी स्पीड कांस्टेंट है, कांस्टेंट मतलब यूनिफॉर्म है, तो आप ए से बी गए कैसी स्पीड से? यूनिफॉर्म स्पीड से, ठीक है। तो अब यहां पे मालूम है क्या होगा, जो आपकी इसके बीच में एवरेज स्पीड आएगी, जो आपकी एवरेज स्पीड आएगी और किसी भी इंस्टेंट पे, मान लो यहाँ तुमने अपनी स्पीड निकाली t1 टाइम पे, फिर तुमने t2 टाइम पे अपनी इंस्टेंटेनियस स्पीड निकाली, फिर तुमने t3 टाइम पे अपनी इंस्टेंटेनियस स्पीड निकाली, तो ये सब वैल्यू सेम आएगी। जो t1 टाइम पे स्पीड आएगी वही t2 पे आएगी, वही t3 पे आएगी और वो वही आएगी जो आपकी एवरेज स्पीड है। बट ये कब होता है? ये तभी होता है व्हेन यू आर मूविंग विथ विच काइंड ऑफ स्पीड? यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। जैसे मान लो आप अपनी गाड़ी 40 किलोमीटर पर आवर से ही चला रहे हो, आप किसी हाईवे पे जा रहे हो और आपकी गाड़ी की स्पीड कांस्टेंट बनी हुई है, स्पीडोमीटर का पॉइंटर फिक्स है 40 किलोमीटर पर आवर में, तो तुम अगर अपनी एवरेज स्पीड निकालोगे तो वो भी 40 किलोमीटर पर आवर आएगी, और तुम किसी इंस्टेंट पे भी देख रहे हो तो वो भी स्पीड कितनी है? 40 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। तो ये हमारी इंफॉर्मेशन हो गई, ये हमारे फैक्ट्स हो गए किसके बारे में? अबाउट द स्पीड, ओके। Now let's come to the term velocity. Now see, velocity is basically a vector quantity. Velocity is basically a vector quantity, and when we say it is a vector quantity, इसका मतलब होगा कि इसमें मैग्नीट्यूड भी होगा और साथ में डायरेक्शन भी होगा, ठीक है। इसको हम यूजुअली वेक्टर v से लिखते हैं, लाइक दिस, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए मैंने आपको कॉल किया और आप गाड़ी चला रहे हो, मैंने आपसे पूछा कि आपकी स्पीड कितनी है, तो आपने कहा 40 किलोमीटर पर आवर। मैंने आपसे पूछा कि आपकी स्पीड कितनी है, तो आपने कहा 40 किलोमीटर पर आवर। आपने डायरेक्शन के बारे में कुछ नहीं बताया, केवल आपने स्पीड के लिए मैग्नीट्यूड बताया। बट अगर अब मैं आपसे पूछूं कि आपकी वेलोसिटी कितनी है, तो केवल 40 किलोमीटर पर आवर बता देना सफिशिएंट नहीं है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ व्हाट इज़ योर वेलोसिटी, तो आप मेरे को मैग्नीट्यूड भी बताओगे और साथ में डायरेक्शन भी बताओगे, समझ रहे हो? आप मेरे को मैग्नीट्यूड भी बताओगे और साथ में डायरेक्शन भी बताओगे। तो आप जिसने मान लो मेरे को आंसर दिया कि माई वेलोसिटी इज़ 40 किलोमीटर पर आवर टूवर्ड्स नॉर्थ, माई वेलोसिटी इज़ 40 किलोमीटर पर आवर टूवर्ड्स नॉर्थ, ठीक। तो 40 किलोमीटर पर आवर क्या बता रहा है? उसका मैग्नीट्यूड, और टूवर्ड्स नॉर्थ उसका क्या बता रहा है? डायरेक्शन, ठीक है। तो वेलोसिटी के साथ मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। अब जैसे आपने स्पीड को देखा था कि दो तरीके की स्पीड होती है, वैसे ही वेलोसिटी भी दो तरीके की होती है। अगर आप किसी टाइम इंटरवल की बात कर रहे हो, ठीक, किसी टाइम इंटरवल की बात कर रहे हो तो आप एवरेज वेलोसिटी की बात करते हो, और एवरेज वेलोसिटी आपको ये बताता है कि उस टाइम इंटरवल में आपने टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रैवल किया, उसको हम टोटल टाइम से डिवाइड करते हैं। यहाँ डिस्प्लेसमेंट है, ध्यान रखना। एवरेज स्पीड में क्या था? डिस्टेंस। एवरेज स्पीड में था टोटल डिस्टेंस, एवरेज वेलोसिटी में क्या है? टोटल डिस्प्लेसमेंट। यानी अगर आप किसी टाइम इंटरवल में कहीं से चले और वहीं वापस आ गए तो आपका ऑफकोर्स डिस्टेंस तो जीरो नहीं होगा, बट आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, तो योर एवरेज वेलोसिटी विल बी जीरो, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट से डिसाइड होती है, ठीक। और जो किसी इंस्टेंट पे अगर आप निकालते हो, जैसे वहां पे आपने किसी मूवमेंट या इंस्टेंट पे निकालते हो, तो वो वेलोसिटी को क्या कहा जाएगा? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक। इट इज द वेलोसिटी एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट। ये क्या है? किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे वेलोसिटी है, ठीक है। बेसिकली आप कैलकुलस में देखे हो, जो मैथमेटिकल टूल्स में हमने कवर किया हुआ है कैलकुलस डेरिवेटिव, कि जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है वो पोजीशन का डिफरेंशिएशन होता है टाइम के रिस्पेक्ट में, ठीक है। यानी अगर आप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी लिखते हो तो ये क्या होता है? डी आर डेरिवेटिव ऑफ द पोजीशन, आर इज द पोजीशन वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो जब भी तुमको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालना होता है मैथमेटिकली, तो आप पोजीशन को डिफ्रेंशिएट कर देते हो। आप पोजीशन को डिफ्रेंशिएट करते हो किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में, ठीक है। ये कैलकुलस का एप्लीकेशन होता है, ये ऑलरेडी हमने मैथमेटिकल टूल्स में देखा हुआ है,
और अगर आपने मैथमेटिकल टूल्स नहीं देखा है तो आपको मैं फिर से रिमाइंड करा दूं कि काइनेमेटिक्स में कैलकुलस के भी एप्लीकेशंस होंगे, मैथमेटिकल एप्लीकेशंस होंगे, इंटीग्रेशन का, डिफरेंशिएशन का और ग्राफ्स का। और ये तीनों जितने हैं, इंटीग्रल, डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस जिसमें इंटीग्रेशन आप पढ़ोगे, डिफरेंशियल कैलकुलस में डिफरेंशिएशन पढ़ोगे और ग्राफ्स की स्टडी, ये सब हम कवर करते हैं इन मैथमेटिकल टूल्स, ठीक, जो हमारा अलग सीक्वेंस ऑफ लेक्चर्स है। तो आप जब ये अभी आगे यूज़ होगा, अभी तो यहाँ कैलकुलस का यूज़ आज के लेक्चर में नहीं है, बट आगे के लेक्चर्स में काइनेमेटिक्स में मोशन इन 1 डायमेंशन में, मोशन इन 2 डायमेंशन में कैलकुलस भी यूज़ होगी। तो आई रिकमेंड कि आप मैथमेटिकल टूल्स के लेक्चर भी साइमल्टेनियसली धीरे धीरे करते जाइएगा कि बाय द टाइम वी रीच द एप्लीकेशन ऑफ कैलकुलस, आपके कैलकुलस का पोर्शन भी कंप्लीट हो जाए मैथमेटिकल टूल्स में। नो सी, यहाँ पे भी सेम चीज़ है। अगर पार्टिकल यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, तो किसी भी टाइम इंटरवल में जो उसकी एवरेज वेलोसिटी आएगी, ठीक है, उसकी जो एवरेज वेलोसिटी आएगी, ठीक है, और जो उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आएगी वो क्या आएगी, वो सेम आएगी, सेम एज द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो अगर कोई भी पार्टिकल कांस्टेंट या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है तो उस टाइम इंटरवल में जो उस टाइम इंटरवल की एवरेज वेलोसिटी होगी और जो उस टाइम इंटरवल में हर एक इंस्टेंट पे वेलोसिटी होगी वो सेम होगी, जैसे आपने स्पीड में देखा था, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर वेलोसिटी। नाउ लेट्स सी सम ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पहला पॉइंट देखो कि जो इंस्टेंटेनियस स्पीड है दैट इज ऑलवेज द मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। जो इंस्टेंटेनियस स्पीड है वो क्या है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होता है। इंस्टेंटेनियस स्पीड इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, गॉट इट। नाउ एवरेज स्पीड मे और मे नॉट बी सेम एज द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। अब देखो, आपने कहा इंस्टेंटेनियस स्पीड, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है, इसका क्या मतलब हुआ, मान लो कोई कार चल रही है, ठीक है, और इस समय कार की वेलोसिटी है 40 किलोमीटर पर आवर नॉर्थ की तरफ, ठीक है। ये इस इंस्टेंट पे वेलोसिटी है, तो आप इसको कौन सी वेलोसिटी बोलोगे, ऑफ कोर्स इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ये क्या हो गई, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इस इंस्टेंट पे जो आपकी इंस्टेंटेनियस स्पीड होगी वो कितनी होगी, तो वो इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगी 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, इसी का मैग्नीट्यूड हो जाएगी 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक। इसको आप सिंपली वेलोसिटी भी कह सकते हो जब कोई प्रीफिक्स नहीं लगी है। मान लो तुम इंस्टेंटेनियस और स्पीड नहीं बोल रहे हो तो ये अंडरस्टूड होगा कि आप इंस्टेंटेनियस की बात कर रहे हो, तो आप कह सकते हो इस वक्त जो इसकी वेलोसिटी है वो 40 किलोमीटर पर आवर नॉर्थ है, और इसको आप स्पीड भी कह सकते हो, जो इस वक्त इस मोमेंट पे इसकी स्पीड है वो 40 किलोमीटर पर आवर है, इसका मैग्नीट्यूड हो गई, ठीक। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑलवेज, बट द एवरेज स्पीड मे और मे नॉट बी सेम एज द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। दूसरा पॉइंट समझने वाला ये है कि एवरेज स्पीड जरूरी नहीं है कि वही हो जो एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हो, क्योंकि एवरेज स्पीड कहाँ से डिसाइड होती है, डिस्टेंस से, और एवरेज वेलोसिटी कहाँ से डिसाइड होता है, डिस्प्लेसमेंट से। तो मान लीजिए कोई कार है, ठीक है, और कार A टू B गई और फिर वापस B टू A आ गई, ठीक है, ये टू एंड फ्रो मोशन की, ठीक। तो अब देखो वो, अब यहाँ पे इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो 0 होगा, यस और नो, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम हो गया, बट जो डिस्टेंस है, जो आपका डिस्टेंस टोटल आएगा वो 0 नहीं आ रहा, क्योंकि डिस्टेंस तो एड अप हो जाएगा। तो मान लो ये 5 किलोमीटर है, तो जब वो वापस आई तब भी 5 किलोमीटर चली, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 10 किलोमीटर, बट आपको डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 0 हो गई। तो यहाँ पे जो आपकी एवरेज
वेलोसिटी आएगी, क्योंकि वो बताता है टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, तो ये 0 आएगी ना। बट यहाँ पे जो आपकी एवरेज स्पीड आएगी वो बताता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, तो वो 0 नहीं आएगी। तो यू कैनॉट से कि एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड इनकी वैल्यू सेम आएगी। यहाँ पे देखो, एवरेज स्पीड इज़ नॉट द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड इज़ नॉट द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। तो हमने यहाँ पे ये लिखा था कि इंस्टेंटेनियस स्पीड तो हमेशा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होगी, बट एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। ये मत सोच लेना कि एवरेज स्पीड को भी आप कह लो हमेशा कि वो एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होगी, नहीं, वो हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती है। तीसरा पॉइंट है, किसी भी गिवन टाइम इंटरवल में जो तुम्हारी एवरेज स्पीड आएगी वो हमेशा ग्रेटर आएगी या इक्वल आएगी, किससे? मॉडुलस। मॉडुलस मतलब मैग्नीट्यूड। याद है हमने लेक्चर 1 में देखा था कि जब आप किसी स्केलर क्वांटिटी को वेक्टर के साथ कंपेयर करते हो तो वेक्टर के मैग्नीट्यूड के साथ कंपेयर करते हो। तो आपने जैसे लेक्चर 1 में देखा था कि किसी भी मोशन में जो पार्टिकल का डिस्टेंस होता है, जो डिस्टेंस वो कवर करता है, वो हमेशा ग्रेटर होता है या इक्वल होता है, किसके? डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड से। जो वो डिस्टेंस कवर करता है वो हमेशा ग्रेटर होता है और इक्वल होता है, किससे? मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। तो वैसे ही यहाँ आप समझो, जो एवरेज स्पीड होती है वो हमेशा ग्रेटर होगी या इक्वल होगी, किससे? मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। देखिए ये कैसे होता है। आपने कहा मान लो पार्टिकल किसी टाइम इंटरवल में चला, ठीक, और आपने लिखा डिस्टेंस। ये तो आपने फर्स्ट लेक्चर में देखा था, ये डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। मॉडुलस यहाँ लगा दिया हमने, मॉडुलस मतलब वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब मैं दोनों साइड को पार्टिकल जितनी देर चला है, मान लो वो टाइम इंटरवल है डेल्टा टी, ये क्या है? टाइम इंटरवल, ठीक है। तो मैं LHS और RHS को अगर टाइम इंटरवल से डिवाइड कर दूं, ठीक है, मैं LHS और RHS को मैं टाइम इंटरवल से डिवाइड कर दूं, तो देखिए ये आपका क्या आ गया? डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, ये तो ये आपकी आ गई एवरेज स्पीड, और ये आपका क्या आ गया? डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड बाय टोटल टाइम, तो ये आ गया मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। तो यू कैन से कि द एवरेज स्पीड इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड से कम हो जाए, या तो ये ग्रेटर होगी या बराबर होगी, ठीक। अच्छा, किस केस में बराबर होगी? व्हेन यू कैन से व्हेन एवरेज स्पीड इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। बता सकते हो कब ऐसा होगा कि एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल हो जाएगा? तो भाई ये कब होगा? ये तब होगा जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ये कब होगा? जब डिस्टेंस किसके बराबर हो जाए? डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड के। और हमने लेक्चर 1 में देखा था कि ये कब होता है? ये तब होता है व्हेन द मोशन इज यूनिडायरेक्शनल। याद है ये कब होता है? व्हेन द मोशन इज यूनिडायरेक्शनल, एक ही डायरेक्शन में मोशन हो रहा है। मोशन इज यूनिडायरेक्शनल। तो अगर मोशन एक ही डायरेक्शन में हो रहा है, कहीं पे भी रिवर्सल नहीं हो रहा मोशन का, ठीक, अगर मोशन एक ही डायरेक्शन में हो रहा है, कहीं पे भी मोशन का रिवर्सल नहीं हो रहा है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा। इस केस में एवरेज स्पीड किसके बराबर हो जाएगी? मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी के। गॉट इट? नोट कर लीजिएगा ये सब। चलिए आगे मूव करते हैं। Now see, when you write the formula speed is equal to distance by time, speed is equal to distance by time, यहाँ आपने एवरेज वर्ड नहीं लिखा है,
तो ये तभी एप्लीकेबल होता है व्हेन द स्पीड इज़ यूनिफॉर्म, क्योंकि अगर यूनिफॉर्म स्पीड है तो हर जगह की स्पीड और एवरेज स्पीड सेम हो जाती है, ठीक। और इसी तरीके से अगर आप लिखते हो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो ये कब एप्लीकेबल होता है व्हेन द वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म। अदरवाइज यहाँ पे आपको एवरेज वर्ड लगाना होगा। हाँ, अगर एवरेज नहीं लगाया है, आप केवल लिख रहे हो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम, तो इसका मतलब क्या है कि जो एवरेज स्पीड है और जो हर जगह इंस्टेंटेनियस स्पीड है वो सेम आ रही है। यही मतलब हुआ ना कि जो उस इंटरवल की एवरेज स्पीड आई है और उस इंटरवल में हर इंस्टेंट पे जो स्पीड आई है वो सेम है। और ये कब होता है? व्हेन द पार्टिकल इज मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड। तो जब भी पार्टिकल यूनिफॉर्म स्पीड से चलता है, मान लो आप ए से बी गए, ठीक है, और आपकी स्पीड यूनिफॉर्म है और आपने टोटल जो डिस्टेंस कवर किया वो एक्स किया और आपकी स्पीड है वी, तो जो अब देखो, अब आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो क्योंकि स्पीड यूनिफॉर्म है, तो v इज व्हाट? x बाई टी। टी मान लो टोटल टाइम है, टी क्या है? टोटल टाइम है, तो देयरफॉर टाइम क्या आ जाएगा? x बाई वी। सिंपली आप टाइम को सब्जेक्ट बना लो तो ये हो जाएगा x बाई वी, ठीक। अच्छा, मान लो अब आप a टू b गए, ठीक, और आप a टू c स्पीड चले v1 से और फिर c से b स्पीड चले आप v2 से, ठीक है। जो c से b की स्पीड है वो v2 है। मान लेते a से c का जो डिस्टेंस है वो x1 है और c से b का जो डिस्टेंस है वो x2 है और आपको टोटल टाइम निकालना है। तो अब देखो यहाँ पे a से b तक तुम्हारी स्पीड बदल जा रही है। कैन यू सी? यू आर नॉट गोइंग विद द सेम स्पीड फ्रॉम a टू b। पहले तुम v1 से चले हो, फिर v2 से चले हो, तो तुम्हारी स्पीड सेम नहीं है। तो यू कैन नॉट अप्लाई दिस फॉर्मूला फॉर द होल जर्नी। तुम इस पूरे जर्नी के लिए ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते हो। हाँ, तुम a टू c ये फॉर्मूला लगा सकते हो। तो मान लो यहाँ आपने टाइम लिया t1 और c से b में आपने टाइम लिया t2, ठीक है ना। तो टाइम को आप क्या लिखोगे? डिस्टेंस बाय स्पीड। तो ये फॉर्मूला t1 के लिए आप लगा सकते हो क्योंकि यहाँ से स्पीड यहाँ तक कांस्टेंट है, तो t1 हो जाएगा x1 बाई v1 और t2 को क्या लिखेंगे? x2 बाई v2। अब जो टोटल टाइम होगा वो इनका सम हो जाएगा t1 प्लस t2, यानी x1 बाई v1 प्लस x2 बाई v2। गॉट इट? तो याद रखना, ये फॉर्मूला आप तभी लगाते हो जब स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम या वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, व्हेन द स्पीड और वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म, ठीक है। Now see, is it possible that a particle moves with constant speed and variable velocity? क्या लगता है आपको? ये पॉसिबल है कि पार्टिकल की स्पीड तो कांस्टेंट हो बट वेलोसिटी वेरिएबल हो? इज इट पॉसिबल? थिंक एंड आंसर। आप यहाँ स्टिल कर सकते हो वीडियो को, 1 मिनट सोच सकते हो, फिर आप रिगेन करना कि क्या आंसर है। तो द आंसर इज यस, इट इज़ पॉसिबल ना, क्योंकि देखो स्पीड में केवल मैग्नीट्यूड होता है और वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। मान लो पार्टिकल सर्किल में चल रहा है, ठीक है, और सर्किल में चल रहा है और इसकी जो स्पीड है वो कांस्टेंट है, स्पीड नहीं बदल रही, तो ऐसे मोशन को कहा जाता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है, यूसीएम। यूसीएम क्या होता है? सर्किल में जब पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से चले। लेकिन आप देखिए जो वेलोसिटी है वो बदल रही है क्योंकि मोशन का डायरेक्शन हर जगह बदल रहा है। देखो यहाँ पे ये राइट साइड है, यहाँ डाउनवर्ड है, यहाँ लेफ्ट साइड है, यहाँ अपवर्ड है। तो क्योंकि डायरेक्शन बदल रहा है तो वेलोसिटी इज चेंजिंग ना, वेलोसिटी इज चेंजिंग। तो इसका आंसर यस होगा। यस, इट इज पॉसिबल that particle may move with constant speed but variable velocity। अब आपसे पूछा जाए is it possible that a particle moves with constant velocity but variable speed? अब उल्टा पूछा जा रहा है, क्या ऐसा पॉसिबल है कि पार्टिकल चले और उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो बट स्पीड वेरिएबल हो? क्या लगता है आपको? व्हाट यू थिंक, ये पॉसिबल है? तो आंसर इज नो, नेवर। क्योंकि अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है ना, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है।
ये वेक्टर क्वांटिटी है, और अगर वेक्टर कांस्टेंट होता है तो इसका मतलब है कि मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है और डायरेक्शन भी कांस्टेंट है, तभी आप किसी वेक्टर को कांस्टेंट कह सकते हो, तभी आप किसी वेक्टर को कांस्टेंट कह सकते हो। तो अगर मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है और डायरेक्शन भी कांस्टेंट है और इसी का मैग्नीट्यूड क्या है, स्पीड, तो स्पीड तो कांस्टेंट होगी। तो ये कभी नहीं हो सकता कि वेलोसिटी कांस्टेंट और स्पीड बदले। नो, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो स्पीड तो कांस्टेंट होनी ही होनी है, ठीक है। नो सी, व्हेन वी टॉक अबाउट यूनिफॉर्म मोशन, अगर आप कहते हो सम पार्टिकल और सम ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म मोशन, तो इसका मतलब होता है मोशन विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। क्या? मोशन विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। इसी को आप ये भी कह सकते हो मोशन विथ कांस्टेंट स्पीड इन अ स्ट्रेट लाइन, मोशन विथ कांस्टेंट स्पीड इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। दोनों की मीनिंग सेम है, क्योंकि वेलोसिटी में क्या आ गया, अगर कांस्टेंट वेलोसिटी बोल रहे हो तो इसका मतलब हो गया कि स्पीड कांस्टेंट है और डायरेक्शन भी कांस्टेंट है। तो यूनिफॉर्म मोशन का मतलब या तो आप कह सकते हो मोशन विथ कांस्टेंट वेलोसिटी या मोशन विथ कांस्टेंट स्पीड इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो सी, इज इट पॉसिबल दैट इन एनी गिवन टाइम इंटरवल द स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज नेवर जीरो बट द एवरेज स्पीड इन दैट टाइम इंटरवल कम्स टू बी जीरो। अब ये पूछ रहा है कि कैन यू थिंक अबाउट सम टाइम इंटरवल, कैन यू थिंक अबाउट सम सिनेरियो, क्या ऐसी कोई सिचुएशन आप सोच सकते हो कि किसी गिवन टाइम पे पार्टिकल की स्पीड कभी भी जीरो नहीं हो रही है, बट जो उसकी एवरेज स्पीड आ रही है वो जीरो आ जा रही है। पार्टिकल की स्पीड तो कभी जीरो नहीं हो रही, बट उसकी जो एवरेज स्पीड है वो जीरो आ जाए, तो व्हाट यू थिंक, ऐसा पॉसिबल है? द आंसर इज नो, नेवर। क्यों? क्योंकि देखो स्पीड होता क्या है, एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस जो तुम चलते हो डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, ठीक। अब अगर तुम्हारी स्पीड कहीं पे भी जीरो नहीं है, यानी तुम चल रहे हो, और डिस्टेंस कभी भी टाइम के साथ कम नहीं होता है, या तो मान लो मैं चल रहा हूं तो यह डिस्टेंस समय के साथ बढ़ेगा ही, और अगर मैं रुकूंगा तो डिस्टेंस कांस्टेंट हो जाएगा, बट कम नहीं हो सकता। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि डिस्टेंस टाइम के साथ कम हो। अगर मैं 5 किलोमीटर चल लिया तो अब या तो डिस्टेंस 5 किलोमीटर होगा या 5 किलोमीटर से बढ़ेगा ही। तो अगर तुम चल रहे हो, तुम्हारी स्पीड कभी भी जीरो नहीं है, यानी आप चल रहे हो, यानी आप कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर कर रहे हो, तो उस टाइम इंटरवल में आपका डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं आ सकता, तो आपकी एवरेज स्पीड कभी भी जीरो नहीं आ सकती। तो ये कभी पॉसिबल नहीं है कि पार्टिकल की स्पीड कभी भी जीरो ना हो और उस इंटरवल में एवरेज स्पीड जीरो आ जाए, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है, ठीक। चलिए अब देखिए, इसी से सिमिलर हम वेलोसिटी के केस में देखते हैं। इज इट पॉसिबल दैट इन एनी गिवन टाइम इंटरवल द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज नेवर जीरो। अब कह रहा है उसकी वेलोसिटी कभी जीरो नहीं है, बट उस इंटरवल में उसकी जो एवरेज वेलोसिटी आ जाए वो जीरो आ जाए। बताइए क्या लगता है, ये पॉसिबल होगा कि उसकी वेलोसिटी कभी जीरो ना हो बट उस इंटरवल में उसकी एवरेज वेलोसिटी जीरो आ जाए? अब देखो यहाँ पे एक चीज समझो, एवरेज वेलोसिटी जीरो आने का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि जो आपका डिस्प्लेसमेंट आएगा वो जीरो आएगा। यही मतलब हुआ ना कि जो डिस्प्लेसमेंट विल बी जीरो। यानी आपको कुछ ऐसी सिचुएशन सोचनी है कि पार्टिकल लगातार चल रहा है, पार्टिकल कहीं रुक नहीं रहा, किसी इंस्टेंट पे भी नहीं रुक रहा है, किसी मोमेंट पे भी रुक नहीं रहा है, बट किसी इंटरवल में वो जहां से चला वहीं आ जाए। ऑफ कोर्स इट इज पॉसिबल, द आंसर इज यस। और कैन यू थिंक अबाउट द सिचुएशन? कोई ऐसी सिचुएशन आप सोच सकते हो? यस, सर्कुलर मोशन। सी, सर्कुलर मोशन, ठीक। मान लीजिए आप आई से चले और आप वापस, पार्टिकल लगातार चल रहा है, देखो पार्टिकल कहीं रुका नहीं, और जब वो आई टू आई आ गया, एक रेवोल्यूशन पूरा कर लिया, ठीक, आई टू आई, तो क्या इसकी वेलोसिटी कहीं पे भी जीरो हुई है? नो। क्या इस पूरे सर्कल में कहीं पे भी इसकी वेलोसिटी जीरो हुई? नो। बट इसकी जो एवरेज वेलोसिटी है इन 1 रेवोल्यूशन या 2 रेवोल्यूशन या 3 रेवोल्यूशन, एनी नंबर ऑफ कंप्लीट रेवोल्यूशन, जो इसकी एवरेज वेलोसिटी आएगी वो जीरो आएगी। क्यों? क्योंकि जो इसका डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो आ रहा है।
तो कैन यू सी? तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि क्या ये पॉसिबल है कि किसी टाइम इंटरवल में पार्टिकल की वेलोसिटी कहीं जीरो नहीं हो रही बट उसकी एवरेज वेलोसिटी जीरो आ रही है, तो आंसर इज यस, एंड यू कैन गिव द एग्जांपल ऑफ अ सर्कुलर मोशन. ठीक है. Now say a particle moves in a circle of radius 20 meter with a speed of 5 meter per second. तो सर्कल का आपको रेडियस दिया है 20 मीटर और कहा गया कि उसकी स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड. अब देखो, आपको स्पीड के वेरिएशन के बारे में कुछ नहीं कहा गया है, कहा जा रहा है वो इतनी स्पीड से चल रहा है. तो आप क्या मानोगे? व्हाट यू विल एज्यूम? तो आप ये मानोगे इट इज मूविंग विथ द सेम स्पीड इन द होल सर्किल, हर जगह उसकी स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड ही है. अब एक रेवोल्यूशन में पूछ रहा है कि इसकी एवरेज स्पीड क्या होगी और एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होगा. ठीक. तो देखो, एक रेवोल्यूशन में पार्टिकल मान लो ए से चला और वापस ए पे आ गया, तो एक रेवोल्यूशन में जो डिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा? 2 पाई आर. या सुनो, the distance will be 2 pi r. ठीक. and since the speed is constant you can tell the answer even without calculation. एक तो है कि आप कैलकुलेट करो, but can we say since the speed is uniform therefore average speed is what? Same as इंस्टेंटेनियस स्पीड. जो आपकी एवरेज स्पीड है वो वही आएगी जो इंस्टेंटेनियस स्पीड है. अभी थोड़ी देर पहले पॉइंट देखा था, याद है कि अगर आपकी स्पीड यूनिफॉर्म होती है, अगर आपकी स्पीड यूनिफॉर्म होती है तो एवरेज स्पीड वही उस इंटरवल में आएगी जो किसी भी इंस्टेंट की स्पीड होगी. और हर इंस्टेंट पे स्पीड कितनी है? 5 मीटर पर सेकेंड. तो आपको कैलकुलेट करके भी निकाल सकते हो, बट कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है. वो एक कान घुमा के पकड़ने वाली बात हो जाएगी कि पहले हम टाइम निकालें फिर डिस्टेंस से डिवाइड करें वही आंसर आए. अगर हम ये फंडा सीधे लगा दें कि भाई वो कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, तो जो उसकी एवरेज स्पीड आएगी वो वही आएगी जो इंस्टेंटेनियस स्पीड आएगी. यानी हाउ मच, कितने से चल रहा था वो? 5 मीटर पर सेकेंड. तो आपकी एक इंटरवल में जो, एक रेवोल्यूशन के इंटरवल में जो स्पीड आएगी एवरेज, वो 5 मीटर पर सेकेंड आएगी. अच्छा, व्हाट विल बी द एवरेज वेलोसिटी? अब एक रेवोल्यूशन में जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो जीरो होगा, तो देयरफॉर एक रेवोल्यूशन में जो एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू आएगी वो जीरो आ जाएगी इन वन रेवोल्यूशन. ठीक है, एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू जीरो आ जाएगी. हाफ रेवोल्यूशन में अगर पूछेगा तब अलग आएगी. हाफ रेवोल्यूशन में निकालना होगा तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 2r. डिस्प्लेसमेंट आप निकाल लोगे 2r और टाइम निकाल लोगे. ठीक है, अगर मान लो इसी में हाफ रेवोल्यूशन में हम निकालें, मान लीजिए हम हाफ रेवोल्यूशन की बात करते हैं. ठीक है, तो अगर आप हाफ रेवोल्यूशन की बात करते हो यहाँ से यहाँ ए से बी, ठीक, और स्पीड इसकी हर जगह कितनी है? 5 मीटर पर सेकेंड. तो एवरेज स्पीड तो यही हो जाएगी क्योंकि स्पीड इज़ यूनिफॉर्म. तो एवरेज स्पीड इज सेम एज इंस्टेंटेनियस स्पीड. तो ये कितनी आएगी? 5 मीटर पर सेकेंड. ठीक. बट अगर अब आप एवरेज वेलोसिटी निकालना चाहोगे यहाँ, वो तो जीरो होगी नहीं क्योंकि हाफ रेवोल्यूशन में. तो सबसे पहले आप डिस्प्लेसमेंट निकाल लो. ठीक. तो डिस्प्लेसमेंट के लिए आप यहाँ से यहाँ पार्टिकल आया तो डायामीटर विल बी द डिस्प्लेसमेंट. तो ये कितना हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ रेडियस. डिस्प्लेसमेंट आपका हो जाएगा 2r. तो डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा वो हो जाएगा 2r. फिर आपको क्या निकालना है? टाइम इंटरवल ना. अब टाइम भी तो चाहिए कि यहाँ से यहाँ आने में कितना समय लेगा. तो अब देखो, क्योंकि स्पीड इज कांस्टेंट, स्पीड इसकी कांस्टेंट है ना, तो कैन वी से टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड. ये वाले फॉर्मूले से टाइम आ जाएगा. अब डिस्टेंस कितना होगा? देखो, टाइम यहाँ के हेल्प से आप निकाल लो डिस्टेंस बाय स्पीड वाले फॉर्मूले से, क्योंकि स्पीड इज यूनिफॉर्म. यू कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला.
स्पीड यूनिफॉर्म है तो आप ये लगा सकते हो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस कितना होगा पाई आर और स्पीड कितनी है 5 मीटर पर सेकेंड। तो ये आपका टाइम आ गया। अब आपकी एवरेज वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, एवरेज वेलोसिटी का मोर प्रिसाइजली मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, मॉड लगा दिया मैग्नीट्यूड। तो ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। तो यहाँ पे भी डेल्टा लगा दे रहा हूँ इंटरवल। तो ये आ गया 2r डिवाइडेड बाई पाई r डिवाइडेड बाई 5। अब देखो r कैंसिल आउट हो गया, ये 5 ऊपर हो जाएगा, तो 10 बाई पाई मीटर पर सेकेंड। ये आपकी एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आ जाएगा आधे रेवोल्यूशन में, हाफ रेवोल्यूशन में, ठीक। और एवरेज स्पीड तो हाफ रेवोल्यूशन में भी वही आएगी 5 मीटर पर सेकेंड। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। इट इज़ 260 किलोमीटर फ्रॉम पटना टू रांची बाई एयर एंड 320 किलोमीटर बाई रोड। एन एरोप्लेन टेक्स 30 मिनट्स टू गो फ्रॉम पटना टू रांची वेयर एज अ डिलक्स बस टेक्स 8 आवर्स। तो देखो यहाँ पटना से रांची का डिस्टेंस दिया है। मान लीजिए ये पटना है, ठीक है, और ये रांची है, ठीक है। और मान लो ये इसका रोड का डिस्टेंस है, ये रोड का डिस्टेंस कितना दिया है 320 किलोमीटर, ठीक। ये बाई रोड है। और एयर का जो डिस्टेंस है वो 260 किलोमीटर है। अब देखो जो एयर का डिस्टेंस होगा, क्योंकि एयर कैसे फ्लाई करेगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो जो एयर का डिस्टेंस होगा वो डिस्प्लेसमेंट बनेगा। ये जो पिंक कलर का मैंने पाथ बनाया है ये एयर का डिस्टेंस है। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। और ये कितना दिया है 260 किलोमीटर, ठीक है। और एरोप्लेन कितना समय ले रहा है 30 मिनट्स, और एक बस है वो 8 आवर्स ले रही है। जो एरोप्लेन है वो कितना समय ले रहा है 30 मिनट्स, और एक बस कितना समय ले रही है 8 आवर्स। अब आपको पहले पता लगाना है व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द बस। तो देखो एवरेज स्पीड बस की कितनी होगी, एवरेज स्पीड बस की होगी टोटल बस ने जो डिस्टेंस कवर किया बाई टोटल टाइम, यस और नो। तो टोटल डिस्टेंस बस कितना कवर कर रही है 320 किलोमीटर, 320 किलोमीटर, और टाइम वो कितना ले रही है 8 आवर, ठीक। तो आपका ये कितना आ गया 320 डिवाइडेड बाई 8 किलोमीटर पर आवर। ये आपकी बस की एवरेज स्पीड आ गई। फिर आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द प्लेन। प्लेन की एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, प्लेन की एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी ऑफ प्लेन, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम ना, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। अब प्लेन का तो चाहे तुम डिस्प्लेसमेंट ही देखो या डिस्टेंस देखो, दोनों सेम वैल्यू आएगी 260 किलोमीटर, क्योंकि प्लेन स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो कर रहा है। तो प्लेन का डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड भी 260 किलोमीटर आएगा और डिस्टेंस भी 260 किलोमीटर आएगा। और प्लेन ने टाइम कितना लिया 30 मिनट, तो ये आ जाएगा 260 किलोमीटर। मिनट को हम टाइम में और में कन्वर्ट कर दे, 30 मिनट मतलब हाफ एन आवर, तो ये 2 ऊपर हो जाएगा। तो 260 इंटू 2 किलोमीटर पर आवर, ये आपका हो गया। तो यानी ये कितना हो जाएगा 520 किलोमीटर पर आवर। ये आपके प्लेन की एवरेज वेलोसिटी आ गई। फिर पूछ रहा है पार्ट सी में व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द बस, एवरेज वेलोसिटी ऑफ बस। तो देखिए बस की एवरेज वेलोसिटी अगर आपको निकालनी है, एवरेज वेलोसिटी ऑफ बस, तो ये क्या लोगे आप, बस का डिस्प्लेसमेंट
डिवाइडेड बाई बस ने टोटल जो समय लिया। ध्यान देना टाइम बस का ही लोगे, प्लेन का नहीं। नो बस का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो भाई डिस्प्लेसमेंट के लिए रोड का तो अब पाथ लेंथ लोगे नहीं, बस ने तो ये येलो वाला पाथ फॉलो किया, बट इससे क्या मतलब, डिस्प्लेसमेंट तो ये पिंक वाला वेक्टर क्वांटिटी की लेंथ है ना, जो एयर का रूट है, तो डिस्प्लेसमेंट विल बी 260 किलोमीटर, और बस समय कितना ले रही है, 8 आवर। तो आपका बस की जो एवरेज वेलोसिटी आएगी वो आ जाएगी 260 किलोमीटर डिवाइडेड बाई 8 और, यानी 260 डिवाइडेड बाई 8 किलोमीटर पर आवर, ये आपकी बस की एवरेज वेलोसिटी आ गई। गॉट इट। यहाँ याद रखना टाइम तो हम बस का ही लेंगे। हाँ, ये क्यों हमने प्लेन का लिया है, क्योंकि प्लेन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फॉलो करेगा, तो प्लेन का जो डिस्टेंस आ रहा है वही आपको पटना और रांची के बीच का क्या दे रहा है, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, चलिए तो सी द नेक्स्ट प्रॉब्लम। A particle covers the journey in two equal time intervals with velocities v1 and v2. Find the average velocity. अब देखो यहाँ पे ऐसी प्रॉब्लम है, जब भी इस तरीके की प्रॉब्लम हो कि पार्टिकल की अलग अलग वेलोसिटी दी हो या अलग अलग स्पीड दी हो, इसमें वेलोसिटी भी कहा जा सकता है और स्पीड्स भी कहा जा सकता है, दोनों में सेम अप्रोच है, वर्ड्स बदले जा सकते हैं, कभी आपको वेलोसिटीज कह दिया जाएगा, कभी स्पीड्स कह दिया जाएगा। तो सबसे पहले क्या करो, ऐसी प्रॉब्लम के लिए आप एक फिगर बना लो। मान लो पार्टिकल ए से बी गया टोटल जर्नी, और ये कहा है कि वो पूरे जर्नी को 2 इक्वल टाइम इंटरवल में कवर कर रहा है ना, 2 इक्वल टाइम इंटरवल में कवर कर रहा है। तो मान लीजिए ए से सी उसने समय लिया टी, और सी से बी जब वो गया तो उसने टाइम लिया टी, यही हुआ ना, 2 इक्वल टाइम में कवर कर रहा है। और यहाँ इसकी स्पीड है v1 और यहाँ स्पीड है v2। देखिए आपका जो भी फाइनल आंसर आएगा, हमेशा एक रूल याद रखना, जो भी तुम्हारा फाइनल आंसर आता है वो हमेशा उन्हीं पैरामीटर्स, उन्हीं क्वांटिटीज़ के टर्म्स में आना चाहिए जो प्रॉब्लम्स में दिए हो। जैसे यहाँ पे आपको v1 दिया है और v2 दिया है, ठीक है, तो जो भी आपका आंसर आएगा वो v1 और v2 के टर्म्स में आएगा। बाकी क्वांटिटीज आप वर्किंग में बीच में एज्यूम कर सकते हो, बट वो फाइनल आंसर में नहीं आनी चाहिए। तो देखो इसने यहाँ पे कितना टाइम लिया, टी टाइम, और यहाँ पे टी टाइम, और यहाँ स्पीड v1 है और यहाँ स्पीड v2 है। आपको क्या लगता है, क्या इन दोनों में डिस्टेंस सेम कवर करेगा ये, मतलब जो डिस्टेंस वो a to c कवर करेगा क्या वो c to b भी कवर करेगा, जो डिस्टेंस वो a to c कवर करेगा क्या वो c to b भी कवर करेगा? नो, एग्जैक्टली नो। क्यों? क्योंकि भाई यहाँ टाइम तो सेम है बट स्पीड अलग है। तो मान लो यहाँ जो वो डिस्टेंस कवर किया वो आप लिख लीजिए x1, और यहाँ जो डिस्टेंस कवर किया वो आप क्या लिख दीजिए x2। अभी थोड़ी देर पहले हमने ये कहा था कि ये फॉर्मूला स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, ये कब एप्लीकेबल होता है, व्हेन द स्पीड इज यूनिफॉर्म। ये तभी लगा सकते हो जब स्पीड यूनिफॉर्म है। तो क्या ये फॉर्मूला आप a to c लगा सकते हो? यस, लगा सकते हैं, क्योंकि a से c उसकी स्पीड सेम है v1। c से b लगा सकते हैं, लगा सकते हैं। क्या a to b लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते, क्योंकि a to b में उसकी स्पीड या वेलोसिटी बदल रही है। ठीक, तो अब देखो अगर मैं x को सब्जेक्ट बना लूँगा तो x क्या होगा, vt। तो जो आपका a to c x1 आएगा वो आ जाएगा v1t, और जो आपका x2 आएगा वो क्या आ जाएगा, v2t। अब आपको क्या पता करना है, अब आपको पता करना है एवरेज वेलोसिटी। तो ये क्या हो जाएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाई टोटल टाइम। तो ये हो जाएगा x1 प्लस x2, और टोटल टाइम देखिए कितना है, t और t, 2t, ये आ गया। बट आप आंसर ऐसे नहीं छोड़ सकते, क्योंकि x1 x2 और t तो तुमने बीच में वर्किंग में एजम्पशन लिया, आंसर v1 और v2 के टर्म में आना चाहिए। तो x1 को क्या रख दीजिए, v1t, x2 को v2t डिवाइडेड बाई 2t। अब देखो t सब में कैंसिल आउट हो गया, आंसर आ गया v1 प्लस v2 बाई 2। ये आपका एवरेज वेलोसिटी का आंसर आ गया, v1 प्लस v2 बाई 2। ठीक है, तो वेन एवर यू आर कवरिंग द जर्नी इन 2 इक्वल टाइम इंटरवल, जब आप जर्नी को कवर कर रहे हो 2 इक्वल टाइम इंटरवल में विथ अ वेलोसिटी v1 एंड v2 या विथ स्पीड्स v1 एंड v2, तो आपकी एवरेज वेलोसिटी
या एवरेज स्पीड जो भी आपको हो वो आएगी v1 प्लस v2 बाई टू, v1 प्लस v2 बाई टू. गॉट इट? नाउ सी द नेक्स्ट प्रॉब्लम. अ पार्टिकल कवर्स द जर्नी इन टू इक्वल सेगमेंट्स ऑफ लेंथ. अब देखो यहां पे क्या कह रहा है, टू इक्वल सेगमेंट्स ऑफ लेंथ में तुमने जर्नी कवर की विथ वेलोसिटीज v1 एंड v2 और आपको एवरेज वेलोसिटी निकालना है. देखिए पिछली प्रॉब्लम में क्या था, आप इक्वल टाइम में कवर कर रहे थे. यहां थोड़ा सा अंतर है, यहां इक्वल सेगमेंट ऑफ लेंथ में आप कवर किए हो. जैसे मान लो अब यहां से अपने स्कूल जा रहे हो, तो इस प्रॉब्लम में क्या है कि मान लो आपका यहाँ घर से आपका स्कूल 6 किलोमीटर की दूरी पे है, तो पहले 3 किलोमीटर आप v1 से चले और फिर अगला 3 किलोमीटर आप v2 से चले. यानी यहाँ क्या सेम है, दोनों इंटरवल में डिस्टेंस सेम है. ये अगर x है तो ये भी x होगा. पिछली प्रॉब्लम में क्या सेम था, टाइम सेम था. तो यहाँ पहले मैंने देखो मैंने क्या किया, प्रॉब्लम को मैंने एक फिगर से रिप्रेजेंट कर दिया. ठीक है, मैंने प्रॉब्लम को एक फिगर से रिप्रेजेंट कर दिया. अब आपको क्या लगता है, क्या इनमें टाइम सेम होगा? क्या लगता है इन दोनों में टाइम सेम होगा? नो. तो यहाँ टाइम मान लेते हैं t1 और यहाँ टाइम हम मान लेते हैं t2. ठीक. नाउ वी नो द बेसिक फॉर्मूला. टाइम को आप लिख सकते हो डिस्प्लेसमेंट बाय वेलोसिटी, और ये फॉर्मूला कब वैलिड है, व्हेन द वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म. तो ये फॉर्मूले को, इस पॉइंट को मैं सी कह दे रहा हूँ, या आप ए से सी में भी लगा सकते हो और सी से बी में भी. ऑफ कोर्स हम ए टू बी नहीं लगा सकते क्योंकि ए टू बी वेलोसिटी बदल रही है. तो अगर मैं ए टू सी लगाऊँ तो t1 की वैल्यू आएगी x बाई v1. ठीक है. t2 की वैल्यू आ जाएगी x बाई v2. अब आपको अगर एवरेज वेलोसिटी चाहिए तो ये आ जाएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम. तो कैन वी से द एवरेज वेलोसिटी विल बी x प्लस x 2x बाई t1 प्लस t2. तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 2x. t1 की वैल्यू रख दीजिए x बाई v1 प्लस x बाई v2. तो ये आ गया आपका 2x. अब यहाँ से देखो x हो गया कॉमन, 1 बाई v1 प्लस 1 बाई v2. यहाँ से x कैंसिल आउट हो गया, तो आपकी एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू आ गई. अब नीचे एलसीएम आ गया कितना, v1 v2, और ये आ जाएगा v2 प्लस v1 और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ऊपर आ जाएगा. तो योर आंसर विल बी 2v1 v2 बाई v1 प्लस v2. दिस इज योर फाइनल आंसर for the average velocity 2v1 v2 divided by v1 plus v2. ठीक. और ये कब है, when the particle is covering the complete journey in two equal length, two equal segments of length. ठीक. तो your answer for average velocity or average speed is twice of v1 v2 by v1 plus v2. अब देखो इस एक्सप्रेशन को आप एज अ फिंगर टिप पॉइंट भी याद रख सकते हो एमसीक्यूज और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के लिए. ठीक. ठीक, कि अगर पार्टिकल इक्वल डिस्टेंसेस कवर करता है, इक्वल डिस्टेंसेस विद अ स्पीड v1 एंड v2, तो जो इसकी एवरेज स्पीड जर्नी की आएगी वो आएगी 2v1 v2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2. ठीक. तो इसको आप एज अ फिंगर टिप पॉइंट याद रख सकते हो क्योंकि कई एमसीक्यू आपको इस पे मिलते हैं, तो वहाँ आपका टाइम सेव हो जाएगा अगर ये याद है. अब देखिए किसी प्रॉब्लम में अगर आपसे ये कहा जाए कि एक पार्टिकल है, ये ए से बी गया विद अ स्पीड v1 और फिर ये बी से वापस ए आ गया विद अ स्पीड v2, तो यहाँ पे ये वाला फंडामेंटल लगा सकते हो कि नहीं, पहले बताओ. मान लो तुम ए टू बी गए और तुम्हारी जाते वक्त स्पीड v1 थी और फिर तुम बी से वापस ए आ गए और तुम्हारी आते वक्त स्पीड है v2. तो भाई यहाँ दोनों लेंथ सेम है ना, इसका मतलब क्या हो गया, 2 इक्वल लेंथ्स, यही मतलब हुआ ना.
तो यहाँ अगर मान लो ये MCQ आप कर रहे हो और आपसे पूछा जाए व्हाट इज़ योर एवरेज स्पीड, व्हाट इज़ योर एवरेज स्पीड, तो आप सीधे फॉर्मूला लगा दो 2v1v2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2। हाँ, अगर यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी पूछा जाए इस केस में, इस प्रॉब्लम के लिए देखिए तो क्या होगा यहाँ एवरेज वेलोसिटी, क्या ये एवरेज वेलोसिटी के लिए भी ये एक्सप्रेशन यूज होगा? नो, क्योंकि आप जहाँ से चले थे वहीं वापस आ गए, जहाँ से आप चले थे वहीं वापस आ गए। तो इस एग्जाम्पल में कि अगर आप A से B गए और B से A आ गए तो एवरेज स्पीड आपकी ये होगी और एवरेज वेलोसिटी विल बी 0 ना। एवरेज स्पीड तो आपकी हो जाएगी ये 2v1v2 बाई v1 प्लस v2 और एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू 0 आ जाएगी। ठीक है, तो ये एज अ फिंगर टिप पॉइंट नोट कर लीजिएगा। Now see the next problem. A train travels from city A to city B with a constant speed of 10 meter per second and returns back to city A with a constant speed of 20 meter per second. Find the average speed during the entire journey. तो अब देखो ये वैसी ही प्रॉब्लम हो गई जो अभी फिंगर टिप पॉइंट बताया। ट्रेन A से B गई विद अ स्पीड ऑफ v1 हाउ मच 10 मीटर पर सेकेंड, फिर वो B से वापस A आ गई कितनी स्पीड से 20 मीटर पर सेकेंड, और तुम्हें एवरेज स्पीड निकालनी है। तो तुम्हारी जो एवरेज स्पीड होगी वो क्या फॉर्मूला था 2v1v2 बाई v1 प्लस v2 यानी 2 इंटू 10 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 10 प्लस 20। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 2 इंटू 200 डिवाइडेड बाई 30, ये आपका कैंसिल आउट हो गया यानी 40/3 मीटर पर सेकेंड। ये आपका फाइनल आंसर हो गया इस प्रॉब्लम के लिए। ठीक, अगर आपसे एवरेज वेलोसिटी पूछा जाए कितनी होगी तो व्हाट यू थिंक व्हाट विल बी द आंसर? 0, क्योंकि जहां से ट्रेन चली वापस वहीं आ गई, तो एवरेज वेलोसिटी विल बी 0। ठीक है, ओके। नाउ सी द नेक्स्ट प्रॉब्लम। A man travels half the distance with a velocity v0. The remaining part of the distance was covered with a velocity v1 for half the time and with velocity v2 for other half of the time. Find the average speed of the man over the whole time of motion. अब देखो ये प्रॉब्लम में थोड़ा सा सिचुएशन और मॉडिफाई करके एडवांस कर दी गई है। मान लो एक आदमी टोटल जर्नी ट्रैवल किया A से B। ठीक, तो पहले देखो हाफ ऑफ द डिस्टेंस वो v0 से चल रहा है, तो अगर ये जो डिस्टेंस है ये x है और ये जो रिमेनिंग डिस्टेंस है ये x है, तो यहाँ इसकी वेलोसिटी है v0। ठीक, अब प्रॉब्लम क्या कह रही है, जो रिमेनिंग पार्ट है डिस्टेंस का देखिए उसको उसने फिर से 2 वेलोसिटी से कवर किया 2 इक्वल टाइम में, यानी जो रिमेनिंग पार्ट है ना, मान लो ये पॉइंट C है तो ये D है और ये अगर टाइम t है, जो देखो रिमेनिंग डिस्टेंस x था उसको इसने 2 इक्वल टाइम में कवर किया t और t में। यहाँ इसकी स्पीड v1 है और इसकी स्पीड v2 है अगले टाइम पे, और तुम्हें इस पूरे जर्नी का एवरेज स्पीड निकालना है। तो सबसे पहले आप देख लो मैंने पूरे प्रॉब्लम को एक फिगर से रिप्रेजेंट कर दिया है, देख रहे हो? वो टोटल A टू B गया, फर्स्ट हाफ डिस्टेंस x मैंने बना दिया, नेक्स्ट हाफ x बना दिया। पहला हाफ वो कितने से चल रहा है v0 से, और जो दूसरा हाफ है, जो दूसरा रिमेनिंग हाफ x है, उसको वो 2 इक्वल टाइम में कवर कर रहा है t में v1 और v2 से। आपको एवरेज स्पीड निकालनी है। ठीक, अब देखिए आपका ऑफ कोर्स जो फाइनल आंसर आएगा वो किन के टर्म्स में आना चाहिए, v1 v2 और v3 के। ठीक है, नाउ सी, मान लो यहाँ से यहाँ इसने जो टाइम लिया है, यहाँ से यहाँ जो टाइम लिया वो t1 है। ठीक, तो A टू C स्पीड कांस्टेंट है, तो A टू C के लिए आप t1 को क्या लिख सकते हो, आप t1 को लिख सकते हो x बाई v0, करेक्ट, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई स्पीड। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखिए इन दोनों में टाइम सेम है तो डिस्टेंस तो सेम होगा नहीं, क्योंकि टाइम सेम है स्पीड अलग है। तो ये डिस्टेंस मान लेते हैं x1 और ये डिस्टेंस मान लेते हैं x2। ठीक है, अब डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, तो x1 हम क्या लिख सकते हैं v1 इंटू टी, और x2 को हम क्या लिख सकते हैं v2 इंटू टी, और x1 और x2 का सम x आएगा,
x1 और x2 का सम क्या आएगा, x आएगा। तो देयरफॉर v1t प्लस v2t इज व्हाट, x। तो यहाँ से आपकी t की वैल्यू आ जाएगी। तो इट इम्प्लाइज दैट v1 प्लस v2 मल्टीप्लाइड बाई t इज x। तो t की वैल्यू कितनी आ गई, x डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 2। तो आपने t को x के टर्म में लिख लिया और t1 को भी x के टर्म में लिख लिया। अब देखिए, अगर आपको एवरेज स्पीड लिखना है, देखिए ना, अगर आपको एवरेज स्पीड लिखना है तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ठीक, ठीक। अब देखो टोटल डिस्टेंस अब कितना चले, x प्लस एक्स यानी 2x, और समय टोटल कितना लिया आपने, यहां से यहां आपने लिया t1, फिर आपने कितना लिया t और t यानी 2t, ये आ गया। अब t1 की वैल्यू जो x के टर्म में आई है वो रख दो आप, x बाई वी नॉट, प्लस t की वैल्यू जो x में आई है वो रख दीजिए, x बाई v1 प्लस v2। तो यहाँ से आप x ले लो कॉमन, तो ये आ गया 1 बाई वी नॉट प्लस 2 बाई v1 प्लस v2। अब देखो x x यहाँ से कैंसिल आउट हो गया। ठीक, x हो गया आपका कैंसिल आउट, तो ये वैल्यू आ जाएगी 2 डिवाइडेड बाई, अब नीचे एलसीएम क्या आएगा, v नॉट v1 प्लस v2, राइट, और इधर आ जाएगा v1 प्लस v2 प्लस 2v नॉट। Now denominator का denominator will come in the numerator, तो your answer will be 2v naught v1 plus v2 divided by 2v naught plus v1 plus v2। ये आपका फाइनल आंसर आ गया किसका, एवरेज स्पीड का। ठीक है, तो हैव यू सीन हाउ वी डिड द प्रॉब्लम, किस तरीके से हमने प्रॉब्लम किया। पहले हमने फिगर बना लिया, यहाँ टाइम t1 ले लिया, पहले हाफ जर्नी जो x चला, दूसरे x को दो इक्वल टाइम में डिवाइड कर दिया tt, यहाँ स्पीड v1 है, यहाँ v2, यहाँ डिस्टेंस x1 ले लिया, यहाँ x2, x1 हो गया v1t, x2 हो गया v2t, और x1 x2 का सम x आ गया। तो हमारा देखो मैथमेटिकल गोल क्या था, हमारा मैथमेटिकल गोल था कि हम t1 को भी x में ले आए और हम t को भी x में ले आए। t1 क्या हो गया, x बाई वी नॉट, और t हो गया x बाई v1 प्लस v2, और फिर आपने फॉर्मूला लगा दिया एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम, और जो कॉमन फैक्टर x था वो कैंसिल आउट हो गया, और फाइनल आंसर आपका v नॉट, v1 और v2 में आ गया। गॉट इट। सो दैट वाज ऑल अबाउट द सेकेंड लेक्चर ऑफ काइनेमेटिक्स रेक्टिलिनियर मोशन। अब थर्ड लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे विथ द न्यू क्वांटिटी कि व्हाट इज एक्सेलरेशन, दैट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, और फिर हम देखेंगे कि मोशन इन वन डायमेंशन। पहले टाइप्स ऑफ मोशन देखेंगे कि ट्रांसलेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन, ऑसिलेटरी मोशन में क्या अंतर होता है। फिर आप देखोगे ट्रांसलेशनल मोशन दो तरीके के होते हैं, कर्विलीनियर एंड रेक्टिलिनियर, और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, दैट इज मोशन इन वन डायमेंशन को कैसे हम वर्कआउट करते हैं, कैसे उसके साथ डील करते हैं। दैट ऑल वी विल कवर इन थर्ड लेक्चर ऑफ द रेक्टिलिनियर मोशन। ओके।